प्यारे मित्रों, आज हम लोग वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको बहुत डीपली से थ्योरी पढ़ा दी है। मैंने भारतीय हिंदी साहित्य के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ जाकर देख लें। ये प्लेलिस्ट अलग रहेगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य का इतिहास और उसके साथ वैकल्पिक बहुवैकल्पिक प्रश्न मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, अर्थात हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया। गार्सा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी रखा है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 तथा 1847 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्यिक अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन वर्ष 1871 में हुआ। कहने का मतलब है कि ऐसे तो ये पुस्तक 2 भागों में विभक्त हुई, 1839 में जो प्रकाशित हुई और 1847 में, लेकिन जो दूसरा भाग था उसका वो भी 2 भागों में संस्करण हो गया, जो 1871 में प्रकाशित हुआ। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। गार्सा द तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में कराया। तो उन्होंने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से 1952 में। किनके द्वारा कराया गया? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी के द्वारा। तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदवी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी अर्थ प्रयुक्त हुआ है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। आगे बढ़ते हैं। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 में हुआ। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र अर्थात 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी का प्रकाशन हुआ। 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में ग्रियर्सन द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी का
हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया। तो गारशा तासी का जो साहित्य है हिंदी का इतिहास, उसको जो अनुवादित किया था आपको लक्ष्मी वार्ष्णेय जी ने, है ना। और जॉर्ज ग्रियर्सन के इस हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद किया था डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से, जिसका प्रकाशन वर्ष 1957 में है। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। तो जहाँ तासी ने जो है वर्णानुक्रम अनुसार वर्गीकरण किया था कवियों का, वहीं ग्रियर्सन ने कवियों लेखकों का कालक्रमानुसार अनुसार वर्गीकरण किया और उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट किया। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य की भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे अलग किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया। 16वीं से 17वीं शताब्दी के युग अर्थात भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अर्थात भक्ति काल को उन्होंने हिंदी का स्वर्ण युग माना है, ग्रियर्सन ने माना है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी हैं। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 में हुआ और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। तो 4 भागों में इनका हिंदी साहित्य का इतिहास जो मिश्र बंधु विनोद के नाम से प्रकाशित हुई, जिसमें 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सबसे ऊंचा है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में प्रकाशित हुआ, पहले ये हिंदी शब्द सागर के नाम से प्रकाशित हुआ था नागरी प्रचारणी सभा समिति के द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह कहा है। तो शुक्ल जी ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह कहा है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित ही है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार है। तो ये शुक्ल जी का हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन के विषय में कहा गया है
कि जैसी जनता की चित्त होगी अर्थात मनोवृत्ति होगी, वैसे ही साहित्य का निर्माण होगा। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। तो शुक्ल जी आलोचना के क्षेत्र में बहुत गण्य हैं, आलोचनात्मक लेखक भी माने गए हैं शुक्ल जी, आप लोग पढ़ेंगे भी। लेकिन उन्होंने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो अपनी इस आलोचना स्वभाव से उसे अलग रखा और अपने विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। अर्थात उन्होंने युग के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को क्रमबद्ध किया है। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक और धार्मिक आधार प्रतिष्ठित किया है। तो भक्ति काल को 4 भागों में बांटा। पहला भाग निर्गुण धारा और दूसरा सगुण धारा। निर्गुण धारा को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। वहीं सगुण धारा को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इसके विषय में हम लोग भक्ति काल में पढ़ेंगे डीपली से। आइए चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। अर्थात उन्होंने अपने साहित्य में साहित्यकारों के जीवन चरित्र को महत्व न देकर उनकी रचनाओं को महत्व दिया है। एडविन ग्रीव्स महोदय ने 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदुस्तानी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। तो ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर जो अंग्रेजी भाषा का हिंदी साहित्य का इतिहास है, संक्षिप्त इतिहास है, जो 1917 में प्रकाशित हुई और जिसके लेखक हैं एडविन ग्रीव्स महोदय। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं, 5 भाग इन्होंने एडविन ग्रीव्स ने। सन 1920 में F.E.K. ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। तज़किरा इशु अराई हिंदी 1848 नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। तो F.E.K. ने अंग्रेजी भाषा में 1920 में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा, जो इतिहास ग्रंथ था। वहीं मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा ई शुअराई हिंदी 1848 में लिखा। इसमें उन्होंने कुल 1004 कवियों और हिंदी के 62 कवियों को कालक्रम के अनुसार सजाया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की है। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और अंतिम में है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसमें आपका हिंदी साहित्य का आदिकाल बहुत प्रसिद्ध रहा। तो 3 इतिहास ग्रंथ लिखे हैं किन्होंने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। एक लिखा था 1940 में और दोनों 1952 में लिखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1938। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में
ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को लिया है। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया है। अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का 7 प्रकरण में विभक्त किया है। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी स्वीकार किया है। तो हिंदी साहित्य की शुरुआत आरंभ जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 693 से माना है और अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में प्रकाशित किया। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन कितने खंडों में? 16 खंडों में किया। और ये 16 खंड यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो इम्पोर्टेंट है मैं पढ़ूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ सकते हैं। तो यह 16 खंडों का प्रकाशन हुआ नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा, वो यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा नहीं जाता है तो ज़्यादा ध्यान लगाना है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक योगदान से किस इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया? हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी जगत को 3 कालों आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपरा का अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया गया है। किस ग्रंथ की बात कर रहे हैं हम लोग? हिंदी साहित्य, जो धीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा लिखित है। इसमें पूरे हिंदी साहित्य को 3 कालों में बांटा गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार। पहला है हिंदी काव्य धारा, पंडित राहुल संकृत्यायन द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ये आता है परीक्षा में कई बार। तो इसके 2 भाग हैं। प्रथम व द्वितीय खंड 1965 में प्रकाशित हुए। हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विमोचन वर्मा। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी कोविद रत्नमाला। ये तीनों रचनाएं जो हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा रचित हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया के द्वारा प्रकाशित है। हिंदी वीर काव्य डॉक्टर टीकम सिंह तोमर के द्वारा। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र द्वारा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक हिंदी साहित्य, ये दोनों जो हैं साहित्य के इतिहास ग्रंथ नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा रचित हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास रमा शंकर शुक्ल रसाल द्वारा। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी द्वारा। हिंदी साहित्य विमर्श पद्म लाल पुन्ना लाल पक्षी द्वारा। कविता कौमुदी, ये इम्पोर्टेंट है, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल द्वारा। और ये बहुत है, आप देख सकते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट है आपका वो है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी द्वारा आधुनिक हिंदी साहित्य। फिर है डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। और इतना ही है इम्पोर्टेंट, और तो हैं तो बहुत सारे, लेकिन इतना नहीं पढ़ना है हम लोग को।
हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन का काल विभाजन देखेंगे हम लोग। तो चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी का प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य, तुलसी के अन्य प्रवृत्ति, 18 शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज गियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल किन्होंने कहा है? जॉर्ज गियर्सन ने। गियर्सन ने चारण काल के अतिरिक्त अंतर्गत 9 कवियों को सम्मिलित किया। पुष्य कवि खुमान सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्य दास चंद, जगनीक जोधराज शांगधर का उल्लेख किया। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया। ग्रियर्सन के कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया गया है। यही कारण है कि जॉर्ज गियर्सन के हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्व मान्यता नहीं मिली। मिश्र बंधु का काल विभाजन, पहला है प्रारंभिक, दूसरा माध्यमिक, तीसरा अलंकृत और चौथा है परिवर्तन। तो प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। वहीं माध्यमिक काल को भी 2 कालों में बांटा गया है और अलंकृत काल को भी 2 कालों में बांटा गया है। वर्तमान काल भी इनके काल विभाजन का रूप है। सबसे इम्पोर्टेंट है डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, ये याद करने के योग्य है। तो आदि काल जो है, जिसे वीर गाथा काल भी कहते हैं, जिसका समय काल है 1050 से लेकर 1375 तक। पूर्व मध्यकाल जो है भक्ति काल के नाम से प्रसिद्ध है, जो संवत 1375 से 1700 तक का समय काल है। वहीं उत्तर मध्यकाल का नाम है रीति काल, जो 1700 से लेकर 1900 तक है। और आधुनिक काल जिसे गद्य काल कहा गया है, जो सन 1900 से लेकर 1984 या अब तक चला रहा है। वहीं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन देखिए। संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। गणपति चंद्र शुक्ल का काल विभाजन, आदि काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आधुनिक काल को 4 भागों में डॉक्टर नगेंद्र ने बांटा है। सबसे पहला है पुनर्जागरण काल, जो भारतेंदु काल के नाम से प्रसिद्ध है। उसका समय काल है 1857 से 1900, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जागरण सुधार काल दूसरा काल है, जो द्विवेदी काल के नाम से है प्रसिद्ध, जो 1900 से लेकर 1918 तक है। तीसरा काल है आधुनिक काल का छायावाद काल, 1918 से 1938। और चौथा है छायावादोत्तर काल। तो पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल के नाम से, जागरण सुधार काल द्विवेदी काल के नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। छायावाद काल 1918 से 1938। छायावादोत्तर काल है ना। छायावादोत्तर काल में भी 2 काल हैं, देख लीजिए, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। प्रगति प्रयोग काल का समय है 1938 से 1953 और वहीं नवलेखन काल का समय है 1953 से अब तक। डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन पढ़ेंगे हम लोग। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा है? तो अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। अब जानेंगे कि आदि काल का नामकरण अर्थात किन विद्वानों ने आदि काल को किन नामों से पुकारा है, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पहला है आपका चारण काल। तो चारण काल कहने वाले आदि काल को कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदि काल को चारण काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चरण काल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है और सुमन राजे ने आदिकाल को आधार काल कहा है। तो आप ज़रूर याद कर ले इसे। अब जानेंगे कि रीति काल का नामकरण क्या हुआ, किन विद्वानों ने कौन सा नाम दिया रीति काल को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन की। तो उन्होंने रीति काल का नाम रीति काव्य दिया और मिश्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल कहा है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल को रीति काल ही कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीति काल को कला काल कहा है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। तो पहला पृष्ठभूमि है जिसको अवहट काल माना गया है। उन्मेष काल भाषा ब्रज बोली पुरानी अब्रजी कौरवी या खड़ी बोली और अवधि काल। पूर्व भाग जो है ब्रज भाषा अवधि काल है, उत्तर भाग खड़ी बोली काल है। अब आगे बढ़ते हम लोग। तो आदिकाल अगले वीडियो में आप देखेंगे। अब हम लोग हिंदी साहित्य का जो हमने अभी इतिहास पढ़ा, मतलब इसके नाम को लेकर का नामकरण कैसे हुआ, किन्होंने नाम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो क्या क्या नाम रखा, वो तो जान गए हम लोग। अब इससे कुछ प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। तो गारसा तासी ने किया, ठीक है ना। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण क्रमानुसार वर्ण क्रमानुसार दिया। इसका प्रथम भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पत्रिका के विशेषांक में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो गारसा तासी ने किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में प्रकाशित हुआ। तो फ्रेंच भाषा में, और किसके द्वारा, गारसा तासी के द्वारा। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया। तो फ्रेंच भाषा में। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा तासी किसके विद्वान थे। तो फ्रांसीसी विद्वान थे। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है। तो जान चुके हैं आप, गारसा तासी। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, क्योंकि आपका जो इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी है, जो आपका ये गारसा तासी ने लिखा है, इसमें काल नहीं बल्कि इसमें वर्ण को क्रम मानकर लिखा गया है, वर्ण के क्रमानुसार लिखा गया है। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। तो गारसा तासी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान का नाम क्या है। जोशुआ केटलर ने
हिंदी का पहला व्याकरण लिखा है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहानस जोशुआ केटलर डच पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1775 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। सन 1948 में पंडित किशोरी दास वाजपेयी का ब्रज भाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ और इसी के साथ व्याकरण लेखन में एक नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948, ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949, हिंदी निरुत्तर 1949 तथा हिंदी शब्दानुशासन, ये इम्पोर्टेंट है आपका, 1958 में प्रकाशित हुआ। 10वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में लिखा, जो मूलतः नागरी पचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। मतलब ये पहले जो है लिखा गया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया है? तो बता चुका हूँ, हिंदी शब्द सागर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1929 है। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? तो ये दोनों तो नहीं है, आप जानते हैं। तो वो है रामचंद्र शुक्ल द्वारा कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? तो शिव सिंह सरोज का रचना काल 1883 है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ रचा। इसमें 838 लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। अतः प्रश्न विकल्प में कोई भी उत्तर सही नहीं था, इसलिए वहाँ क्रॉस किया गया। देख रहे हैं आप ना। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? तो वो है पादरी एडसिन ग्रिव्स। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडसिन ग्रिव्स हैं। पादरी F.E. के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ। तो ये दूसरे हैं, ये पादरी F.E. हैं और इनका इतिहास का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, और वहीं पादरी एडसिन ग्रिव्स का लिखा है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। और वहीं आपका गारसा दत्तासी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका अनुवाद किया था लक्ष्मी वार्ष्णेय ने। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया है। किशोरी लाल गुप्त का जन्म 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ।
ये पंडित विश्वनाथ मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को विंध्य गौरव से सम्मानित किया गया है। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्था वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। किशोरीलाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूर सागर की टीका 4 खंडों में है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो वो है जॉर्ज ग्रियर्सन का लिखा हुआ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? तो आप जान गए हैं द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो सेम जॉर्ज ग्रियर्सन। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो वो है मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है, जिसमें 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो वह है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम क्या हैं? तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग हैं। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग का प्रकाशित हुआ तो 1934 में और पहले 3 भाग हुए प्रकाशित 1913 में। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो 4 भागों में। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। संवत 1890 से लेकर विक्रम संवत 1925 तक। मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार है। प्रारंभिक काल को उन्होंने 700 से लेकर 1440 तक बांटा। माध्यमिक काल को 1445 से लेकर 1680 तक बांटा। अलंकित काल को 1681 से 1889 तक बांटा और परिवर्तन काल को 1890 से लेकर 1925 तक। वर्तमान काल को 1926 से अब तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो प्रथम उत्थान का समय शुक्ल जी ने निर्धारित किया है 1868 से लेकर 1893। आचार्य शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893, संवत 1925 से 1950 तक के तथा द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918, संवत 1950 से 1975 तक तय किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया।
उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। इनकी बात कर रहे हैं हम लोग, भारतेंदु हरिश्चंद्र के। जैसे कौन प्रभावित हुए? शुक्ल जी। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है 1925 से 1950 विक्रम तक, है ना। और ये तो विक्रमी संवत है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो 1893 से लेकर 1918 तक। और पहले उत्थान का समय है 1868 से लेकर 1893 तक। तो पहले का 1868 से 1893 है और दूसरे का है 1893 से 1918 तक। वहीं विक्रम संवत की बात करते हैं तो 1925 से लेकर 1950 तक पहला उत्थान और दूसरा उत्थान विक्रम संवत के अनुसार है 1950 से 1975। मतलब 50 सालों का अंतराल है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नागरी पचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 में हुई। काशी नागरी पचारणी सभा की स्थापना 1893 में श्याम सुंदर दास ने की। नागरी पचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्दकोश के संपादक थे श्याम सुंदर दास। तो हिंदी शब्द सागर जो शब्दकोश है इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। काशी नागरी पचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई। नागरी पचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया है? तो नागरी पचारणी सभा ने। नागरी पचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो रामचंद्र वर्मा नहीं है और तीनों हैं। कौन कौन? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो श्याम, राम और शिव। तो राम श्याम शिव या शिव राम श्याम याद कर लेंगे आप। तीनों में तालव्य श तो नहीं है, लेकिन तीनों ईश्वर के नाम हैं, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह और श्याम सुंदर दास। नागरी पचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई, जिसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसे विभूतियों का योगदान रहा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे हैं। ये हिंदी शब्दकोश के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने किशोरीलाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन और हिंदी का मानकीकरण किया। इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1800 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेजली ने जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंट सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही ओरिएंटल सेमिनरी संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम में परिवर्तित हो गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन के निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्क्वेस ऑफ वेलेजली ने की थी और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों या मुंशी लल्लू लाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1800 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1800 में। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक हैं जॉन गिलक्राइस्ट।
तो संस्थापक अगर पूछ दे तो जॉन गिलक्राइस्ट कहेंगे, लेकिन अगर वही पूछ दे आपका कि अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष भी आपके जॉन गिलक्राइस्ट ही हैं, किसके, फोर्ट विलियम कॉलेज के। लेकिन लॉर्ड वेलेजली को जो है संस्थापक कहा गया है, तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आप देख लेंगे, क्योंकि मुख्य आपके जो है 10 जुलाई 1800 को जो है आपको लॉर्ड वेलेजली ने जो है इस फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये उत्तर यहाँ गलत हो जा रहा है, ठीक है ना। सदल मिश्र की भाषा की क्या विशेषता है? सदल मिश्र जो है वो पूर्वीपन, इनकी भाषा की क्या है, विशेषता है। जब आप हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ेंगे तो इनके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, और मैंने वहाँ पर भी पढ़ाया है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरह पेश किया जा रहा है। सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद ज़िले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। सदल मिश्र प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रजभाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट होता है। आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है वह खड़ी बोली गद्य ही है। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना। सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदल मिश्र की 2 गद्य कृतियाँ हैं। पहला है नासिकोतापाख्यान या चंद्रावती, जो 1803 में रचित हुई है, और रामचरित, जो 1806 में प्रकाशित हुई। शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है। श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंशाह अल्लाह के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र का ही स्वीकार किया है। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर में ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली इसकी आख्यात्मक है। मुंशी सदा सुखलाल की रचना सुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है। इसकी भाषा पर पंडिताऊपन एवं फारसी का प्रभाव है। इंशाह अल्लाह खान की रचना है रानी केतकी की कहानी है, जिसे उदयपान चरित भी कहा जाता है। इसकी भाषा उर्दू है, अरबी फारसी है। कहने का मतलब है कि इंशाह अल्लाह खान जो है वो उर्दू के समर्थक हैं, और वहीं सदल मिश्र जो हैं या मुंशी सदा सुखलाल जो हैं, ये सब के सब आपके हिंदी और संस्कृत के समर्थक हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक हैं। इन्होंने आगरा के लल्लू लाल और आरा के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया। तो लल्लू लाल और सदल मिश्र, और बाहरी जो आपके थे वो इंशाह अल्लाह थे, सदा सुखलाल थे, ये दोनों, ठीक है ना। लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो प्रेम सागर है। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल जी की है। किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो इंशाह अल्लाह हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो इंशाह अल्लाह है। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? तो सदल मिश्र थे और लल्लू लाल थे, लेकिन यहाँ केवल एक पूछा गया है, तो सदल मिश्र लिखा गया है, मैंने बगल में देख के लिख दिया है लल्लू लाल। इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे? तो लल्लू लाल थे और सदल मिश्र थे, और इंशाह अल्लाह सदा सुखलाल बाहरी लेखक थे, ठीक है ना। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? तो सदल मिश्र हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? तो सदल मिश्र हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो नासिकेतोपाख्यान। इंशाह अल्लाह द्वारा
रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो उदयभान चरित है। उदयभान चरित के लेखक कौन है? तो इंशाअल्लाह खान है। सुख सागर की रचना किसने की है? तो सदा सुखलाल ने की है। सुख सागर का विषय क्या है? विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग सुख सागर का क्या है? विषय है। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदा सुखलाल निसार नियाज नहीं, जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्रायः सभी पुस्तकों में किया गया है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं, अपितु सुख सागर इनका उपनाम था। किनका? मुंशी सदा सुखलाल सुखराय निसार का, जिसे हम लोग कहते हैं मुंशी सदा सुखलाल। अपितु सुख सागर इनका उपनाम था। विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी सदा सुखलाल के पद्यानुवाद विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पद्यानुवाद किया था। इनकी अन्य दो गद्य रचनाएँ अवश्य प्राप्त हैं। पहला है सुरासुर निर्णय और वार्तिका। सुरासुर निर्णय निबंधात्मक रचना और सज्जन दुर्जन का विवेचन है। वहीं वार्तिक जो है वो बाबा दयालु दास के ध्रुपदों का भाष्य है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। यह ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई देता है। इसे शुक्ल ने खड़ी बोली का पहला ग्रंथ माना है। किसे? भाषा योग वशिष्ठ को, जिसके लेखक है राम प्रसाद निरंजनी। इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी है। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? तो नासी के तोपाख्यान 1803 में रचित है ये, जिसके लेखक हैं सदल मिश्र। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी कवचभर शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में प्रकाशित गोरा बादल की कथा, जो जटमल द्वारा रचित है, उसका उल्लेख किया है। लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार प्रथम आधुनिक गद्यकारों में सदल मिश्र और लल्लू लाल दोनों शामिल हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ रहे। वहाँ सदल मिश्र ने 1803 में नासिक के तोपाख्यान की रचना की तथा 1805 में लल्लू लाल प्रणीत प्रेम सागर, जो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली गद्य रूपांतर है, उसका प्रकाशन किया। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिक के तोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना है, किंतु संशोधित उत्तर बी को माना गया है। तो खड़ी बोली की पहली रचना क्या है? 1803 में प्रकाशित सदल मिश्र का रचना नासिक के तोपाख्यान। ठीक है। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो कवि जटमल के द्वारा। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो नासिक के उपाख्यान के रचयिता सदल मिश्र ने। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग्य गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को जाता है। 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ, 1803 में। ठीक है ना। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो पहला प्रयोग जो है दोनों के द्वारा है। इसे जॉन गिलक्राइस्ट ऑप्शन में है, लेकिन दोनों हैं, सदल मिश्र भी हैं।
आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात कौन कौन है? तो राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जनभाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया। इस खेमे का नेतृत्व कर रहे थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। कहने का अर्थ है कि राजा लक्ष्मण सिंह जो है वो संस्कृत के समर्थक थे और वही राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद वो फारसी भाषा के समर्थक थे। राजा द्वय की प्रतिद्वंदिता भारतेंदु के उदय काल तक चली। तो राजा द्वय के नाम से ये दोनों राजा प्रसिद्ध हैं, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल हैं। पहले गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल हैं हिंदी के, याद रखेंगे आप।